दोस्तों, किसी भी शासक के शासन करने की प्रवृत्ति या उसकी विचारधारा को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसे किसी दूसरे शासक के द्वारा की गए कार्यों से के बराबर में रख के ही दोनों में आपस में तुलना करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सही है, कौन आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को, आपके भूतकाल को, गौरवान्वित क्षणों को दिखाना चाहता है या आपके भलाई की सोचना चाहता है। तो इस क्रिया में यदि हम लोग देखें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में होने वाला है और इससे पहले शासन करने वाले देश में जो पार्टी थी या जो परिवार था वो गांधी परिवार था, जो कि 1947 से लेके 2010 तक केंद्र सरकार की सत्ता में उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा ही बोलबाला रहा। उसके उपरांत एनडीए यानी बीजेपी आई, जो कि 2012 के बाद से अपना कार्यभार चला रही है। ये बात आप लोगों के सामने इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि किसी भी, जैसा कि हमने पहले बताया कि दोनों ही पार्टियों के क्रियाओं और उनके विचारधारा, उनके कर्मों को, लेखा जोखा को हमें अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में रखना पड़ता है। इसके उपरांत ही हम बता सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है। ठीक वही चीज़ हम आपको एक उदाहरण के रूप में लेते हुए दिखाना चाहते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मुरलीकांत पारेसर, जो कि भारत के पहले ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो 1975 में विश्व रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। उनकी ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। स्वाधीन भारत के बाद ऐसा करने वाले वो एकमात्र ही ओलंपियन हैं जो कि ऐसा कार्य किए थे 1975 तक। यदि आज के दिन तक यदि गिने तो आज के दिन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आया जो फ्री स्टाइल तैराकी की प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीता हो, चाहे वो पूर्ण रूप से ओलंपियन हो या तो वो दिव्यांग ओलंपियन हो। कोई भी ऐसा कार्य आज तक नहीं कर सका है। तो सोचिए, इतनी महान विभूति के विषय में 1975 में पाए हुए जर्मनी में गोल्ड मेडल की कृति या उनकी लेख, उनकी जिक्र या उनके जीवनी को कहीं भी दर्शाया नहीं गया। वहीं छोटे मोटे अपराध करने वाले अपराधियों के विषय में बॉलीवुड हो या उस समय के सत्ता के जितने भी कर्णधार थे, उन्हें बढ़ाने के लिए कितनी बार फिल्में बना चुके हैं। जब हमारे देश में ऐसे महान सपूतों, देशभक्तों इत्यादियों के ऊपर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, उनकी जीवनी को आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी में वो कहाँ से धैर्य, क्षमता, युद्ध तथा आपस में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा तथा देश के गौरव के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के विचार कहाँ से आएंगे। मुरलीकांत पारेसर जी की जीवनी अत्यंत ही महान जीवनी है। वो सर्वप्रथम एक आम बच्चे की तरह ही थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भारतीय फौज तक पहुंच गए। भारतीय फौज में पहुंचने के उपरांत उन्होंने कड़ी मेहनत की तथा उनके भारतीय सेना के अफसरों तथा सहयोगियों की सहायता से वो बड़े मेहनत से अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए बॉक्सिंग खेलना प्रारंभ किया और उसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से सेमीफाइनल तक भी पहुंचे थे। लेकिन 1965 में हुए युद्ध के दौरान उन्हें 9 गोलियां लगती हैं तथा उनके कुछ साथी भी मारे जाते हैं। इस दर्द से वो इतनी तरह से टूटे नहीं। 9 गोलियां लगने के बाद उनकी 8 गोलियां तो निकाल दी गई थी, 1 गोली अभी भी उनके शरीर में थी। उसके उपरांत भी उन्होंने अपना जिद या अपनी इच्छा को, अपने स्वप्न को नहीं छोड़ा।
वो इसके लिए अपने कोच के सहयोग से कार्य करते रहें। यहाँ तक कि वो इतने निम्न और गरीब परिवार से आते थे कि उनकी माता गोली लगने उनके परिवार वाले उन्हें कमांड ऑफ अस्पताल से अपने घर नहीं ले जा सके, क्योंकि उनके लिए नित्य कर्म करने के जो भी कार्य थे वो तथा उनके रहन सहन खान पान इत्यादि का व्यवस्था भी नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें कमांड ऑफिस में ही छोड़ दिए और कमांड हॉस्पिटल में उनकी ही सेवा देख रेख 2 सालों तक होती रही। इसके उपरांत 1975 में वो 65 से 10 साल बाद 1975 में वो एक स्वस्थ खिलाड़ी होते हुए भी गोली लगने के बाद अपाहिज हो जाने की वजह से उन्हें पारा ओलंपिक में भेजा गया, जहां पे उन्होंने अपना परचम लहराया। वैसे तो इसके लिए बॉलीवुड में कुछ दिन पहले ही एक फिल्म बनी जिसका नाम था चंदू चैंपियन, लेकिन मेरा प्रश्न जो था वही है कि यदि किसी आतंकवादी, किसी गैंगस्टर इत्यादियों के जीवनी पे बनने वाले फिल्म, उनके ऊपर लिखने वाले लेख इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या ऐसे लोगों के विषय में लिखना और बोलने वाले लोग उस समय कांग्रेस के राज्य में कम थे? क्यों नहीं इसके विषय में ऐसा सोच लाए वो? क्यों? क्योंकि उन्हें देश की नहीं, अपने आप की, अपनी परिवार की चिंता थी। देश की सम्मान के उनके नहीं, बल्कि अपने परिवार के सम्मान की उन्हें इच्छा थी। यही वजह था कि 2018 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। अभी मेरा यही कहना है कि यदि विचारधारा की बात की जाए तो एनडीए में विचारधारा वही है कि देश, राष्ट्र, समाज में हर तरह भारत में एकजुटता हो और भारत सर्वशक्तिमान बने। और वहीं दूसरी तरफ एनडी गठबंधन वाले सत्ता के लालच और सुख भोग में, अय्याशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और देश के पराधीन बनाने में उन्हें कोई भी या उसकी गौरव को लेके, उसकी महानता को लेके कोई भी कार्य करने में उनकी कतई कोई इच्छा नहीं है। जिन आतंकवादियों के लिए उनके नेता, उनके वकील इत्यादि खड़े हो जाते थे कोर्ट में, वो इन देशभक्तों के लिए कभी भी अपनी जुबान पे एक शब्द भी नहीं ला सके। इसी तरह ये महाराष्ट्र के हर लोगों के अपमान करने की हमेशा से कटिबद्ध रहते हैं। इसलिए हे मराठवाड़ा आप समझिए, और हे देशवासी आप समझिए कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है, कौन आपके लिए कार्य करेगा, कौन आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आपस के भेद को मिटाइए और देश के उत्थान में काम करने वाले लोगों का साथ दीजिए। जय हिंद।